हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 हिंदी के फाइनल एग्ज़ाम का एक सैम्पल पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगी इसका पेपर पैटर्न कि कौन सा क्वेश्चन किस मार्क्स का आता है और पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है और लास्ट क्वेश्चन क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको यह पेपर इस वीडियो में मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व भी करूँगी। पेपर सॉल्व करने के अलावा आपको एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करनी है इसके ऊपर कुछ टिप्स भी दूंगी, इसलिए मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं, क, ख, ग और ग। चारों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव प्रत्येक खंड के उत्तर क्रमशः दीजिए। सबसे पहले खंड क। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला गद्यांश और दूसरा पद्यांश। पद्यांश एक कविता का रूप होता है जिसे पढ़ के हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने होते हैं। अब हम बढ़ते हैं खंड ख की तरफ। खंड ख में है निम्नलिखित, ये ग्रामर से रिलेटेड होता है, जो आपकी व्याकरण की बुक है। व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 9 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2-2 मार्क्स के होते हैं और इसमें आप बहुत इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं प्रश्न 3। इसमें सबसे पहला है निम्नलिखित क्रियाओं की भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। उसके बाद 2-2 पर्यायवाची, फिर अशुद्ध वाक्य। पर्यायवाची 4 नंबर के हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, ये 2 नंबर का। फिर निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचानिए, 2 नंबर। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, 3 नंबर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए, 3 नंबर। संधि विच्छेद 2 नंबर। रेखांकित विशेषण शब्दों के भेद पहचानिए, 2 नंबर। नीचे दिए गए शब्दों के उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए, 2 नंबर। फिर है किन्हीं 3 मुहावरों के अर्थ लिखिए, ये 3 नंबर का। तो खंड ख जो है वो उसमें सिर्फ एक ही प्रश्न है जो कि पूरा आपकी व्याकरण से रिलेटेड है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंड ग की तरफ। ग में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक से आए हुए प्रश्न होते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का एक है। इसके बाद है प्रश्न 5। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी आपकी बुक में से हैं, जो 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, ये 9 नंबर का हो गया। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 4 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के। प्रश्न 7। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ये हैं 5 क्वेश्चन, 1-1 मार्क्स। इसके बाद है प्रश्न 8। इसमें एक गद्यांश आता है जो कि हमारा पठित होता है, हमारी बुक में से ही आता है। उसमें से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, ये भी एक 5 मार्क्स का है। इसके बाद है पठित पद्यांश। पहले गद्यांश है फिर पद्यांश, ये भी 5 मार्क्स का है। इसमें भी आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। अब आते हैं खंड ग की तरफ, जिसमें है प्रश्न 10। महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही हैं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए। हो सकता है कि आपको कोई और विषय दिया जाए, यानी कि ये क्वेश्चन जो है अनुच्छेद के ऊपर है और ये आएगा आपका 5 मार्क्स का। उसके बाद है विद्यालय की शैक्षिक यात्रा का वर्णन करते हुए माताजी को पत्र लिखें, यानी कि ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें हमें पत्र लिखना है। पत्र किसी भी टॉपिक पर आपके आ सकता है। इसके बाद है प्रश्न 12। दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। इसमें आपको कोई भी एक चित्र दे दिया जाएगा जिसका आपको वर्णन करना है। तो ये था पेपर पैटर्न और अब हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको एग्जाम्स के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगी।
तो मेरा सबसे पहला टिप्स ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने के बाद उसे लिखें ज़रूर। लिखने से आपको ये पता चलेगा कि आपको वो आंसर कितना याद हुआ है और आप उसमें क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट का पेपर लर्न करने से पहले, एग्ज़ाम का कोई भी चैप्टर लर्न करने के बाद आप उसके आंसर्स को एक बारी ज़रूर लिखें। आपको जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी आप उसी वक्त क्लियर कर सकते हैं। मेरी दूसरी टिप यह है कि जब भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हों, आप एक पेपर पैटर्न ज़रूर सॉल्व करें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप पेपर कितने टाइम में कर पा रहे हैं और अपनी स्पीड को फास्ट करने की कोशिश करें। मेरी तीसरी टिप्स यह है कि एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले पेपर को एक बारी ध्यान से ज़रूर पढ़ें और उसके बाद जो भी प्रश्न आपको आते हैं सबसे पहले उनके आंसर्स कर लें, और जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अच्छे से नहीं आते हैं वो बाद में आप आराम से सोच के लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पेपर। खंड का प्रश्न 1। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य सामाजिक प्राणी है क्योंकि समाज के बिना उसका जीवन अधूरा है। समाज में रहते हुए उसे अपने सुख दुख को कहने, सुनने तथा विचारों का आदान प्रदान करने एवं कार्यों में सहयोग लेने के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वह दिल खोलकर अपनी बात कह सके। ऐसा व्यक्ति ही मित्र कहलाता है। मित्र का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। कुछ लोग किसी की बाहरी चमक दमक, बोलचाल तथा आर्थिक स्थिति को देखकर उससे मित्रता कर लेते हैं। इस प्रकार की मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती। सच्चे मित्र का चयन करने के लिए उसके व्यवहार, आचरण तथा चरित्र पर ध्यान देना आवश्यक है। सच्चा मित्र विश्वास पात्र, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला, विनम्र, सदाचारी तथा चरित्रवान होता है। तो ये तो गद्यांश। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। सबसे पहला इसमें क है, मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर स्टार्टिंग में ही है। समाज के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। उसे दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे सामाजिक प्राणी कहा गया है। ख, व्यक्ति को मित्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर, अपने सुख दुख को कहने, सुनने तथा विचारों का आदान प्रदान करने एवं कार्यों में सहयोग के लिए व्यक्ति को मित्र की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी आंसर आपको इसी पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ के लिखने हैं। ग, किस प्रकार की मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती? उत्तर, किसी भी बाहरी चमक दमक, बोलचाल तथा आर्थिक स्थिति को देखकर की गई मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती। ग, सच्चे मित्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए? सच्चा मित्र विश्वास पात्र, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला, विनम्र, सदाचारी तथा चरित्रवान होना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। इसमें आप अपनी इच्छा से कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लिए सच्चा मित्र उचित शीर्षक है। प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही सिर पर हो भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अब इसमें प्रश्न है, कौन कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार? इसका उत्तर इसी में है। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अगला प्रश्न है, पर्वत क्या कहता है? उत्तर, पर्वत ऊंचे बन जाने को कहता है। ग, गिरी पहाड़
अचल किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो गिरी, पहाड़, अचल उपयुक्त सभी शब्द पर्वत शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला है, इनमें से किस शब्द का अर्थ कोमल है? शीश, मृदुल, धैर्य और तरंग। कोमल किसका अर्थ है? मृदुल का। अगला प्रश्न है, पर्वत, सागर, पृथ्वी और नभ हमें क्या देते हैं? उत्तर, पर्वत, सागर, पृथ्वी और नभ हमें जीवन में सीख देते हैं। चलिए अब करते हैं खंड ख। प्रश्न 3 में पहला है, निम्नलिखित क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाइए। क है थकना, थकना का थकावट भाववाचक संज्ञा। पिसना का पिसाई। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पक्षी का खग, पखेरु, विहग। घर, ग्रह, आलय, भवन, निकेतन। इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा। घमंड, अहंकार, धैर्य और अभिमान। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसे जरूर प्रिपेयर कीजिए। अगला है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। क है, बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। इसका उत्तर होगा, बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। ख है, सारे देश भर में बात फैल गई। इसका उत्तर है, सारे देश में बात फैल गई। चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचानिए। कथाकार का प्रत्यय है कार, जलन का अन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। मेरी वह घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। तो इसमें जो। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है जिसे। उसके बाद है, जो करेगा सो भरेगा। तो इसमें जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। वसंत, पतझड़। विरोध, समर्थन। आरंभ, अंत। संधि विच्छेद, पुरस्कार का पुर प्लस कार। देहांत का देह प्लस अंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेखांकित विशेषण शब्दों के भेद पहचानिए। इस साल अधिक वर्षा हुई। तो यह है परिमाणवाचक विशेषण। यह पुस्तक मेरी है, सर्वनामिक विशेषण। अगला है, नीचे दिए शब्दों के उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। दान, आ प्लस दान। इसका है आदान। राग, अनु प्लस राग, अनुराग। अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 मुहावरों के अर्थ लिखिए। आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। कलई खुलना यानी कि भेद खुलना। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। पहाड़ टूटना, बहुत भारी कष्ट आ जाना। खंड ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, इसमें जो क्वेश्चन है इनके उत्तर आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, पर मैंने आपके लिए लिखे हैं। अगर आप ये देना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। प्रश्न 1, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी की अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले गई। प्रश्न 2, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रश्न 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। इसी कारण उस समय धरती पर मनुष्यों का अस्तित्व था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए और धरती में जानवरों और पौधों का जन्म हुआ।
प्रश्न 5, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त रूप में लिखिए। इसमें 3 प्रश्न 3 मार्क्स के हैं। पहला प्रश्न, कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ? उत्तर, एक बार हेलन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उसकी मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। यह सुनकर हेलन केलर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे आंखें होकर भी नहीं देख सकते कि वे तो आंखें न होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीजों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेती हैं। प्रश्न 2, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही पाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार कर लिखो। उत्तर, लोकगीत और लोक नृत्य गांव तथा कबीलों में ही प्रसिद्ध है, क्योंकि शहरी जीवन अति व्यस्त होता है। शहर में जगह की भी कमी पाई जाती है, परंतु कुछ खास अवसरों जैसे विवाह, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान आदि पर यहाँ पर भी लोग अपने अपने गांव से लोक कलाकार और लोक नृतकों को बुलाते हैं। प्रश्न 3, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 अलग प्रसंग अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। उत्तर, गांधी जी आश्रम में चक्की में आटा स्वयं पीसा करते थे। 2, आश्रम में वे सब्जियां छीलने का कार्य करते थे। और 3, आश्रम के नियमानुसार सभी को मिल बांटकर बर्तन साफ करने पड़ते थे। एक बार उन्होंने बड़े बर्तनों की सफाई का काम अपने हाथ में ले लिया। प्रश्न 4, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर, लेखक ने राजप्पा की टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है, क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों के रस इकट्ठा करती है। उसी प्रकार राजप्पा भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया है। प्रश्न 5, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? उत्तर, कहा जाता है कि इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की। बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी ढलियानुमा चीजें बनाई होंगी। क्या पता भया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कविता में स्वाधीनता संग्राम के दौर किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर, कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में पता चलता है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे से अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीच फूटे जरूर थे, परंतु संगठन का अभाव, राजनेताओं की स्वार्थ प्रवृत्ति, आपसी फूट आदि के कारण हमारा आंदोलन सफल न हो पाया। ऐसे विषम वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारियों को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। प्रश्न 2, कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात की गई है और क्यों? उत्तर, कविता में माँ के आंचल में छिपे रहने की बात की गई है। माँ अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है और उसके इस प्यार के आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित समझता है। प्रश्न 3, राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे? उत्तर,
राम से अपनी पत्नी की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी। सीता का प्यास के मारे बुरा हाल था और लक्ष्मण पानी की तलाश में गए हुए थे। अतः जब तक लक्ष्मण लौट कर आते तब तक वे सीता की व्याकुलता और कष्ट को कम करना चाहते थे। इसलिए राम बैठकर देर तक कांटे निकालते रहे। प्रश्न 4। धरी धीर दय का आशय क्या है? उत्तर। उपयुक्त पंक्ति का आशय है धैर्य धारण करने से है। सीता वन मार्ग पर अग्रसर होते हुए राम का साथ देते हुए तकलीफों को सहते हुए मन ही मन स्वयं को धीरज बांधकर बड़े ही धैर्य के साथ वन मार्ग पर चल रही थी। प्रश्न 7। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला, बूंदेले हर बोलो के मुंह से हमने कौन सी कहानी सुनी है? उत्तर। बूंदेले हर बोलों के मुंह से हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है। दूसरा, प्रकृति का जादू किसे कहा जाता है? उत्तर। प्रकृति के अनमोल खजाने को उसके अनमोल सौंदर्य और उसमें होने वाले नित्य प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। कविता में ऐसी बड़ी न हो में क्यों कहा गया है? उत्तर। अपनी माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसकी ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी न हो में कहा गया है। अगला है, नारियों के गीतों की क्या विशेषता है? उत्तर। नारियों के गीतों की विशेषता यह है कि वह दल बांधकर गाए जाते हैं। अगला, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया? उत्तर। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया। अगला प्रश्न, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? उत्तर। मार्ग में 2 कदम चलते ही सीता के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। उनके होंठ सूख गए और वे शीघ्र ही थक गई। अगला, बांस को बूढ़ा कब कहा जाता है? उत्तर। 3 वर्ष से अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई अपने आप में स्मारक थी, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर। लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए जिनके लिए वह अमर रहेंगी, इसलिए कहा जाता है कि उसे याद करने हेतु किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं। प्रश्न 8। दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। अब इसके प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है? इसका उत्तर है सांस सांस में बांस। अगला प्रश्न, मछली किससे पकड़ी जाती है? उत्तर। जकाई से। उपयुक्त गद्यांश में किस प्रदेश की बात की गई? उत्तर। असम। सभी में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको ऑप्शन चूज करना है। बांस की खपच्चियों को किस प्रकार बांधा गया है? उत्तर। शंकु के आकार में। अगला प्रश्न है, मछली शब्द के लिए पर्यायवाची दे। उत्तर। मत्स्य और मीन। प्रश्न 9, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर छांटकर लिखिए। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे छेलती है मात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात।
अपने कर से खिला दुलामुख, दुल पोंछ सजित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अब प्रश्न, मैं सबसे छोटी हूँ से कवि क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है हमेशा अपनी माँ का साथ पाने की लालसा। उपयुक्त कविता में किस संबंध को दर्शाया गया है? माँ और बेटी के संबंध को। प्रश्न 3, बड़ा बनना कर पहले हमको तू पीछे चलती है मात से क्या तात्पर्य है? पाल पोस कर माँ फिर साथ छोड़ देती है। प्रश्न 4, सदा शब्द के समान अर्थ बताइए, हमेशा और निरंतर। 5वां, सज्जी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका उत्तर है इत। अब है खंड ग। प्रश्न 10 जो कि है अनुच्छेद। अनुच्छेद आपका किसी भी टॉपिक पर आ सकता है, लेकिन इस सैंपल पेपर में है महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, आज भारतीय महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर रूढ़िवादी सोच को पार कर विभिन्न व्यवसायों और सेवाओं में कार्यरत हैं। महिलाएं संघ, लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कहीं भी पीछे नहीं है। बैंकिंग, आईआईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस और उद्यमिता प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता का लोहा मनवा रही हैं। हर वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में लड़कियां बाजी मार रही हैं। खेलों, सौंदर्य प्रतियोगिताओं, पत्रकारिता, लेखन, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, जज, प्रशासनिक आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। यहाँ तक कि राजनीति में भी वार्ड, सरपंच, प्रधान, विधानसभा, लोकसभा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पदों पर भी अपना दमखम दिखाने में पीछे नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम फैला रही हैं। अब है प्रश्न 11 जो कि है पत्र। विद्यालय की शैक्षिक यात्रा का वर्णन करते हुए माताजी को पत्र लिखिए। यह आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर आपके सामने दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। इसमें आपके सामने कोई भी चित्र रखा जाएगा और आपको उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखनी है, आपको उसका थोड़ा सा वर्णन करना है। तो चलिए हम करते हैं इस प्रश्न को। उपयुक्त चित्र एक बाजार से संबंधित है। चित्र में हमें सड़क के दोनों ओर लगा बाजार नजर आ रहा है। अनेक लोग दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो कुछ अपना सामान बेच रहे हैं। सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी चल रही है। सड़क के बीचों बीच एक तरबूज की गाड़ी भी है। धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।